नमस्कार, मैं वर्षा परगड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशिष्ट अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। हम सब जानते हैं कि 2-4 दिनों से काफ़ी चर्चा हो रही है एफसीआरए बिल अमेंडमेंट के ऊपर। लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा होगी या हो ये हमें पता नहीं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम ये बिल लाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका इसका विरोध कर रही है। अभी अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है ये भी सब सोच रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है जो हम शायद नहीं जान रहे थे या जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो वो क्या है, क्यों अमेरिका इसमें कूद पड़ा है, अलग अलग बयान उनके सांसदों की तरफ से आ रहे। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं आज। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत नमस्कार। ये सर ये एफसीआरए बिल के लिए अमेरिका विरोध कर रहा है, कांग्रेस विरोध कर रही है और साथ साथ हमारे यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी भी विरोध कर रही है। तो सर इसके बारे में अगर डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती है, तो आप क्या बताएंगे सर? जी देखिए, जैसा कि जो एफसीआरए बिल है, भारत में कोई भी बिल आए उसका विरोध तो ऐसा है कि कोई ना कोई पक्ष तो इस बात के लिए कर सकता है कि इसमें ऐसा क्या शगुफा आ रहा है। विपक्ष की दिक्कत ये रहती है कि उन्हें अपने आप को मीडिया में या जनता के बीच में रहना है, तो वो इस बात के लिए विरोध कर सकते हैं। और जबकि इस बिल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो ये 1976 का जब आपातकाल था, तब उस समय ही जो फॉरेन फंडिंग जिस तरह से हो रही थी भारत में, और तो उसी को एक तरह से रेगुलराइज करने के लिए और उस समय जो इसके जो प्रावधान थे उनको रोका जा सके। और उसके बाद फिर जब ये जब 2010 में जब ये आया तो उसी उन प्रावधानों को और ज्यादा कठोर किया जा सके, तो इस बात के लिए ही खुद जो विपक्ष जिसे आप कह रही हैं वो खुद ही इस एक्ट को लेके आए थे। और जो ये जितने भी जो अधिनियम जब उस समय जो शर्तें डाली गई थी, तो वो उस समय तत्कालीन सरकारों के द्वारा ही डाली गई थी। कोई भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार तो ये एक्ट लेके नहीं आया है। उसके बाद जो सुधार की जिस तरह से बात करें या संस्थाओं को कहीं ना कहीं जो अच्छी संस्थाएं हैं उन्हें इरेगुलरिटीज या उनके फंड्स के लिए कहीं कोई कमी हो रही है या बेवजह उनके ऊपर कहीं प्रशासन का कहीं कोई दबाव है, तो इन सारी चीजों को सुधार करने के लिए 2016, 2018, 2020 में लगातार इसमें जो है इम्प्रूवमेंट किए गए, संशोधन किए गए। और अब जो फिर से इस एफसीआरए 2010 में की जो धारा 48 है उसी की उसमें जो है अमेंडमेंट की जो पावर्स दी हुई हैं उनका फिर से उपयोग करते हुए केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फिर से इसमें संशोधन ला रही है। और अब जो ये एफसीआरए 2026 के और अभी भी इसके जो है वो प्रस्ताव डाले गए हैं, इसमें अभी जो है उस अधिनियम को अभी एक्ट के रूप में नहीं हुआ है। और आगे जो संसद है इसमें बहस होगी। ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट इसे एक साथ पारित करने जा रही हो। और खुद इसमें ये भी आ चुका है गवर्नमेंट के द्वारा कि पिछली तारीखों से इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्ट जो चेंजेस हैं वो नहीं होंगे, कि जिससे कहीं किसी को ऐसा लगे कि हमने पहले से लगातार इस तरह से अपने जो भी सामाजिक कार्य हैं, सोशल वर्क हैं, हम करते आ रहे हैं, तो उनकी वजह से कहीं किसी को दिक्कत आ रही हो, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। और जो कहीं भी इसमें और ज्यादा विशिष्ट रूप में जो है इसके जो भी सोशल, अगर आप उसे सामाजिक कहो, आर्थिक कहें, एजुकेशन में कहें, कल्चरल कहें, सांस्कृतिक कहें, तो इन सभी की और ज्यादा विधिवत रूप से जो कैटेगरीज हैं उनको इसमें भली भांति रूप से कैटेगराइज किया है कि आप अपनी किस चीज में आपको अब काम करना है। और उसमें भी अलग अलग रूप में जो है चीजें लिखी गई हैं कि अगर आप सामाजिक सोशल कैटेगरी में जाएंगे तो आप क्या क्या वर्क करेंगे, आप शौचालय बनवाएंगे
या शराबी या नशे नशे के जो आदी लोग हैं उनका उनका फिर से रिहेबिलिटेशन करेंगे, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं पर जरूरत है, आप कहीं कोई इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, विद्युतीकरण करेंगे, या गांव की सड़कें हैं उनको बनवाएंगे। आप कल्चरल में जाएंगे तो आप क्या काम करेंगे कि आप कर्नाटक के संगीत को बढ़ाएंगे, नृत्यों को, भरतनाट्यम या कथक नृत्यों को आगे बढ़ावा देंगे, या आप इकोनॉमी में आए तो आप फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, या आप पशुपालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे, या मधुमक्खी का पालन करेंगे, या होम स्टे को बढ़ावा देंगे। तो ये इसमें जो है गवर्नमेंट ने विधिवत रूप से जो है वो कैटेगराइज निश्चित की है कि जिससे कि आप जो है इसमें आने वाली जो पिछली जो भी चुनौतियां जो आ रही थी उनका आप ओवरकम कर सकें, और कहीं भी गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी कर्मचारियों के साथ कहीं, क्योंकि उन्हें भी एक दिक्कत होती है कि हम किस कैटेगरी में किसको डालें, और उसके बाद कहीं भी किसी भी चीज से कहीं कोई भी लाइसेंस जो है वो कहीं उसकी वजह से क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्ट आने के बाद उसमें जो चीजें डाल दी जाती हैं फिर कर्मचारी अधिकारी उन्हीं बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो या उन चीजों का मिसयूज, उन पावर का मिसयूज करते हुए वो उस सोशल जो भी एनजीओ है उसको काम नहीं करने देते। तो इस गवर्नमेंट ये चाहती है कि अच्छी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो काम करें, और किसी भी रूप में जो है उन्हें काम करने से ना रोका जाए, और 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 साथ साथ सरकार का एक ये भी पहलू है कि ये केवल एक विदेशी अंशदान तक ही ना रह जाए कि आप केवल फॉरेन फंड लें। इसका ये भी है कि ये ऑलरेडी जो है ये इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसके उसके तहत जो है ये आता है, आंतरिक सुरक्षा कानून है, और तो खुद स्वयं एमएचए ने इसे अपने अंडर में रखा हुआ है, और अब जो नई संस्था भी बनेगी तो वो एमएचए के अंडर में रहेगी, और जो प्राधिकरण बनेगा उसमें कहीं भी उसे इस तरह की चीजें कहीं दिक्कत आती है या लगती है तो एक टेम्पररी रूप में उस संस्था से जुड़ी जो भी प्रॉपर्टीज हैं या उसका जो फॉरेन फंड है वो टेम्पररी बेसिस के लिए उनके पास रहेगा, और बाद में जो चीजें हैं जब चीजें रेगुलराइज होंगी तो वो आगे विधिवत रूप से चालू रह सकती हैं। तो केवल जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है वो केवल धन लेना ही नहीं है, वित्तीय विनियमन जो है वो ही नहीं है, वो इसके साथ साथ जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का जो एक ढांचा है उसके लिए भी कार्य करना है। राइट सर। सर एक अमेरिकन सांसद का मैंने बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा कि 2000 साल से क्रिश्चियनिटी भारत में है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी ज्यादातर बॉर्डर स्टेट्स में फैली, नॉर्थ ईस्ट में फैली आफ्टर द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान। तो 19th और 20th सेंचुरी में ये हुआ, भारत आजाद हुआ। उसके बाद फिर जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने इसको डिफेंड नहीं किया, राइट, बिकॉज ऑफ रिफ्यूजिंग अ बैन ऑन मिशनरी वर्क। तो इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है और किस तरह से धर्मांतरण वहां पे होता गया। तो सर मेन चीज यही है कि ये किस तरह से काम करते हैं, उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्राइबल वर्क में, ट्राइबल एरिया में तो इन्होंने पूरा बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट में देखा हमने किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए, जहां तक इस तरह की जो बातें हैं इसमें सबसे पहले हमें सरकार किस तरह से फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो कार्य करती है। देखिए, हमारा जो संविधान अनुच्छेद 25 है वो आप अपने रिलीजन को मानने, उसे व्यवहार में लाने, उसको प्रचार करने, इन सभी के जो है वो अधिकार देता है। साथ साथ अनुच्छेद आर्टिकल हमारा जो 19(1)(c) है उसमें इस बात का भी है कि आप कोई भी जो संघ है या संगठन है उसका भी इस तरह से आप उसका भी जो है आपको मौलिक अधिकार है, आपको राइट है कि आप इस तरह से बना सकते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने इसकी गाइडलाइंस को या इसका जो इम्पैक्ट किस तरह से सोसाइटी पे पड़ सकता है उसमें जब हम देखते हैं तो तो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पिछली बार भी जब इसमें जो FCRA 2010 था, क्योंकि उस समय भी ये इशू उठा था, तो उस समय भी नोएल हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2022 में जो फैसला आया था उस समय भी इस तरह से इन्हीं सारे मुद्दों को लेके कहा था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था और उसमें कहा था कि भारत की किसी भी रूप में संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था या अखंडता की रक्षा के लिए अनुच्छेद 19(4) के तहत जो एक उचित प्रतिबंध जो लगाए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो लगाए जाने चाहिए। और साथ साथ MP हाई कोर्ट ने भी रेव स्टेनिस्लॉस वर्सेस MP राज्य का जो 1977 का जो फैसला था, उसमें भी ये बात थी कि आप धर्म प्रचार करिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन उसके तहत आप किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने का जो मौलिक अधिकार है वो आपको किसी भी रूप में नहीं दिया जा सकता है। तो जैसा आप कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं या हमारे दक्षिण भारत के कई राज्य हैं या उत्तर भारत में भी जो भी गरीब परिवार है या किसी जाति विशेष को भड़काकर कि आपके ऊपर जो है कुछ अन्य जातियां हैं जिनको दबंग कह दिया जाता है कि वो आप पे अत्याचार करते हैं, तो उनका ब्रेन वॉश करके जिस तरह से वो इन बातों को अलग अलग तरह से और उसमें जो भी व्यक्ति एक निराशा की अवस्था में होता है, डिप्रेशन की अवस्था में होता है, वो जल्दी इस तरह की बातों में आता है। तो कहीं ना कहीं इस में भी जो एक कैटेगरी है वो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जनजातीय समाज या ग्रामीण क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं, आप उसमें कैटेगरी रखेंगे। लेकिन साथ साथ में इसमें जो पॉइंट नंबर 6 और 8 में जो इस अधिनियम में जो कहा गया है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, धर्मांतरण के कार्य को छोड़कर आप कोई भी जनजातीय समाज है, आप उसकी आस्था, उसके विचार, उसकी परंपराएं, उन सभी के लिए कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपको धर्मांतरण का कार्य छोड़ना होगा। आप उनके कोई भी मेले हैं, उनके सांस्कृतिक त्योहार हैं, आप उनको बढ़ावा दीजिए, उनको किसी भी तरह के उनके विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें कहीं किसी भी रूप में आप वो करिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप जो है उनका जो है वो किसी भी रूप में, क्योंकि हमने देखा है कई बड़े से बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं प्रोग्राम और उनमें लगातार एक साथ जो है वो गांव के गांवों का या हजारों की संख्या में जो है धर्मांतरण कार्य करा दिया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि इस जो महत्वपूर्ण संशोधन से जो असल चीज है कि जो भी पारदर्शिता है उसका बढ़ावा होगा, जो इस तरह की विभिन्न जो गतिविधियां चलती हैं उनका जो वर्गीकरण है उसको व्यवस्थित रूप से किया जाएगा, क्योंकि किसी भी रूप में जो विदेशी योगदान जो है उसका जो है वो उसको दुरुपयोग ना किया जाए। और इसके लिए ऐसा नहीं है सरकार तुरंत करने जा रही है, इसके लिए भी 1 साल की समय सीमा दी गई है कि आप 1 साल के भीतर आप किस राज्य में आपको कार्य करना है और किस आपको एक्टिविटी में कार्य करना है वो आपको स्पष्ट तौर पर लिखना होगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर धार्मिक गतिविधियां ही कर रहे हैं, उसमें आप अपनी पूजा करिए, अर्चना करिए, धार्मिक शिक्षा है उन्हें दीजिए, विरासत जो है आप उसका संरक्षण करिए, कोई कम्युनिटी वाइज कोई रसोई है, सामुदायिक रसोई है, आप उन सभी गतिविधियों को चलाइए। लेकिन जो धर्मांतरण का कार्य है उसके लिए आपको छूट नहीं दी जा सकती है। धर्मांतरण का जो कार्य का जो स्पष्ट रूप से जो इसमें जो रोक है, इस बात के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों को तीखी मिर्ची लगे, लेकिन ये केंद्र सरकार जो है इस मामले में स्पष्ट है और उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी रूप में हम अपने किसी भी नागरिक को गुमराह नहीं होने देंगे। और उसके लिए अगर कहीं से फंड आ रहा है, कहीं किसी भी संस्था के माध्यम से फंड आ रहा है, तो उस धन का उपयोग पर्टिकुलर धर्मांतरण के लिए नहीं किया जाएगा। इतनी सारी गतिविधियां हैं, आप उनमें कार्य करिए। कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कोई भी प्राकृतिक आपदा है, उसके लिए आप कार्य करिए, आपको समाज सेवा करनी है। और ऐसा कोई भी NGO जिसमें किसी भी मुख्य पोस्ट पर अगर कोई विदेशी नागरिक शामिल है तो उसको भी किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस बात के लिए भी इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जिससे कि और इनके अलावा
कोई भी पॉलिटिकल पर्सन जो है, जो चुनाव लड़ रहा है, या कोई भी राजनीतिक दल है, या मान्यता प्राप्त इस तरह से जो भी जर्नलिज्म से जुड़े लोग हैं, या जजेस हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इन सभी को भी इस तरह की फॉरेन फंडिंग लेने से इसमें रोका गया है। और अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको कहीं से फंडिंग आती है, तो इसमें किसी भी रूप में जो है चीजें रेगुलराइज हों, तो इसके लिए दिल्ली के ही एसबीआई जो मेन ब्रांच है उसमें उनका खाता रहेगा। ये चीजें व्यवस्था के रूप से अच्छी बनाई है। और जो पहले जो 5 साल की जो सजा उसका एक भय दिखाया जाता था, उस सजा को भी कम करते हुए सरकार ने उसको 1 साल का इसमें जो है वो प्रावधान किया है। तो हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और जो सिविल सोसाइटी है, जो नागरिक हैं, उनके उनके जो लेजिटिमेट वर्क जो है, लीगल वर्क जो है, उनके बीच में एक जो संतुलन जो है वो इससे आए, जिससे कि कोई भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे और डेवलपमेंट के बेसिस पे कोई भी इस तरह के कार्य में कोई भी अनावश्यक जो बाधा है उसका जो है सामना ना करना पड़े। यस सर। सर दूसरी बात सर ये है, जैसे आपने पूरा डिटेल में समझाया बताया कि उस जमाने में जब नेहरू की सरकार थी तब ये जो एरिया है हमारे बॉर्डर स्टेट्स है या फिर कुछ ट्राइबल एरियाज है, उसके लिए सर कुछ स्पेशल परमिशन टू एंटर द स्टेट्स करके कुछ था। एज अ रिजल्ट ऐसा हुआ कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको एलिजिबली केप्ट अवे आउट ऑफ दिस एंड क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर अलाउड, ऐसा माना जाता है। इसमें प्रमुख नाम आता है हैरी एल्विन का, हु वाज द सेंटर ऑफ दिस पॉलिसी, और उन्होंने ओपनली ट्राइबल को शील्ड करने के लिए फ्रॉम द हिंदू सोसाइटी करके इनके ऊपर ऐसा आरोप लगता है कि कन्वर्जन करते गए, और हमने उसका रिजल्ट भी देखा कि क्या हुआ फिर नॉर्थ ईस्ट में या फिर जो भी ट्राइबल एरियाज में। आज भी सर ऐसा नहीं है, लेकिन सर सबसे मेन बात ये है सर कि क्या ये अमेंडमेंट बिल जो अभी आएगा सपोज, तो ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो इस तरह का काम करते हैं, और इसलिए यूएस से लेके काफी मिशनरीज इसके खिलाफ आवाज उठा रहे। देखिए, जो रिलीजन कन्वर्जन में जो संस्थाएं लगी हुई थी उनके ऊपर केंद्र सरकार ने मजबूत तरीके से एक ठोस जिसको एक निर्णायक कदम होता है उसे लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने इसके लिए जो एक ठोस कदम उठाना चाहिए वो उठाया है। और इस कारण अगर जिन भी जो इस तरह की गतिविधियों में जो संलिप्त लोग हैं, जो भारतीयों को एक हिकारत की नजर से देखते हैं और यहाँ आकर आपस में जातियों के बीच में एक दूसरे के लिए जो एक संघर्ष का रास्ता जो होता है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, भारतीय सभ्यता मूल्यों को छोटा बताकर किसी भी रूप में उन्हें एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है उसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने, भारत की केंद्र सरकार ने इन सभी चीजों को रोकने के लिए लगातार इस एफसीआरए बिल में संशोधन किए। और पिछली बार भी जब एफसीआरए 2020 जब आया था तो उसमें किसी भी फॉरेन फंडिंग को आप किसी भी रूप में हस्तांतरण करना या उप अनुदान देकर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देना, इस तरह की सारी चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अभी जब ये नया जो एफसीआरए का बिल आ रहा है तो इसमें जिस तरह से जो कन्वर्जन के लिए जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कहीं उसमें कहीं कोई कोताही ना रह जाए, क्योंकि कई बार अधिकारी जो रहते हैं उन चीजों का अपने फेवरेबल चीज उसमें लेते हुए और करप्शन में कहीं किसी तरह से संलिप्त ना हो जाए और उसके कारण खामियाजा जो है वो आम जनता को ना भुगतना पड़े। तो इसके लिए और हमने देखा है अभी पिछली जो लेटेस्ट जो एफसीआरए पोर्टल है उसमें 15 जुलाई 2026 तक इसमें लगभग 22,498 जो है एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए हैं और 15,212 जो है उनका नवीनीकरण इस तरह के किसी भी रूप में जो है उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है। वर्तमान में जो सक्रिय या जो चल रहे हैं वो फिर भी लगभग अभी 14,449 जो है वो अभी अवेलेबल हैं, लेकिन किसी भी रूप में कहीं कोई आप अच्छी गतिविधियां जो हैं आप उनमें रहिए और सरकार के साथ कार्य कीजिए।
और जो आप धर्मांतरण के लिए कहीं इस तरह की तो जो चिंताएं जाहिर करने के लिए कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया जो CBCI है वो खुद उनके प्रतिनिधि मिले हैं, काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम उनके प्रतिनिधि मिले हैं, इवन CM मिजोरम जो है वो भी मिले हैं, और खुद राहुल गांधी जी तो पैरोकार हैं विपक्ष के आवाज के रूप में, तो वो तो लगातार इसको बड़ा मुद्दा जो है वो बना रहे हैं कि किस तरह से। लेकिन सवाल वहीं घूम फिर के आता है कि आपका जो है मुख्य उद्देश्य है क्या। कि आपका जो है आप केवल फंडिंग लेना चाहते हैं, या फंडिंग के साथ साथ आपके देश में या राज्य में जो एक सार्वजनिक व्यवस्था जो रहती है या आपकी जो राष्ट्र की सुरक्षा है वो आपको करनी है या नहीं करनी है। तो yes. तो इस बात के लिए केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है कि हम अपने राज्य के निवासियों को किसी भी धन के, क्योंकि एक लालच इस तरह का होता है तो उसके कारण कहीं ना कहीं जो मनुष्य जो है वो किसी भी रूप में बहक सकता है, और उसमें किसी भी जाति का हो सकता है, वो किसी भी पंथ का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। तो व्यक्ति को अपनी मेहनत पे वो भरोसा करे, और चाहे पैसा कम हो या ज्यादा हो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है अधिक पैसा आने से ही आपके जीवन में बहुत अधिक खुशहाली आए। उसके कहीं ना कहीं आपको जो है केवल नैतिकता के रास्ते पे आपको चलना होगा। तो यही जो सीख है, और इसमें भी जो पंजीकरण ऐसा नहीं है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण जो है उसमें आपको केंद्र सरकार से जो भी प्रायर जो परमिशंस हैं वो आपको लेनी होंगी। और जो हमारे वर्तमान में जो एक व्यवस्था जो पंजीकरण के लिए दी गई है उसमें चाहे कंपनी एक्ट 2013 हो, और जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो 1860 है, और जो एक न्यास का जो अधिनियम है 1882, उन सभी के लिए विधिवत रूप से जो व्यवस्थाएं हैं उसके साथ साथ अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होगी। विशेष बात ये जरूर है कि आपने किसी भी रूप में आपका जो इस FCRA जो बिल है इसकी जो धारा 14 और 14A 14B 14B जो है उसमें इस बात का ये है कि अगर आपका जो FCRA लाइसेंस जो है वो रद्द होता है या उसका नवीनीकरण नहीं होता है, तो उस जो भी आपका जो फॉरेन फंड है और उसकी जो प्रॉपर्टी जो है उसका अस्थायी रूप से जो सरकार है तात्कालिक रूप से तुरंत उसको अपने उसमें नियंत्रण में ले लेगी। और अगर वो चीजें अगर लेजिटिमेट वे में नहीं है या किसी भी रूप में उसमें लगता है कि वो जो एक यूजफुल पर्पसफुल अगर उसका यूज नहीं हो रहा है, तो सरकार उस प्रॉपर्टी को तुरंत अटैच भी कर सकती है। तो इन बातों के लिए ऐसे जो लोग हैं जो देश विरोधी लोग हैं, या जो सिस्टम से लड़ने के लिए ही केवल जिनका जन्म हुआ है, या किसी भी रूप में जो भी आउट ऑफ स्टेट की जो भी विदेशी गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज हैं जो भारत में आके किसी भी तरह का व्यवधान पैदा करना चाहती हैं, तो ये किसी हद तक निश्चित रूप से उन्हें रोकने में जो है ये जो बिल है वो निश्चित रूप से सफल हो पाएगा। यस सर। तो सर थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े, और यही कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो जिनके मन में खोट है शायद इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका एजेंडा क्या है हम सब जान रहे, और इसीलिए सारी आवाजें उठ रही है बाहर से भी और अंदर से भी। सर धन्यवाद, और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए और समझिए कि क्यों विरोध हो रहा है और सरकार क्या चाहती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी, आपने समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।